हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में दोस्तों एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है भारत की जीवंत परंपराएं। जी हाँ, बीए थर्ड ईयर में मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां हिस्ट्री मतलब इतिहास में, बीए थर्ड ईयर के इतिहास में एक नया सब्जेक्ट अभी इंट्रोड्यूस किया है कई यूनिवर्सिटियों ने, भारतीय जीवन की परंपराएं। और इसी पर हम आज से सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये सेशन आपको प्रतिदिन सुबह 11 बजे देखने को मिलेगा। डेली इसी प्लेटफॉर्म पर आपको ये पूरा सब्जेक्ट में कवर करवाऊंगा, आपके चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज की इस यात्रा की शुरुआत। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले जो भी मेरे नए छात्र हैं जो पहली बार मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं बल्कि बीए फर्स्ट से लेकर के बीए सेकेंड थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट ये सारे सब्जेक्ट जो मेरे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये सारी लिस्ट देख रहे हैं ना, इन सभी सब्जेक्टों तक, इन सभी विषयों तक आप अपनी आसान पहुंच बना सकते हैं। क्या करना होगा आपको ये सारे सब विषय देखने के लिए? तो इसके लिए आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पर आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट को ओपन करते हो, क्लिक करते हो, तो पूरे क्रम से खुल करके आपके सामने आ जाएंगे और आप पूरे क्रम से अध्ययन कर पाएंगे। हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके और आपने अपने अध्ययन को बेहतर बना पाएंगे। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए क्या ऑफर है, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। प्रज्ञान हिंदी नाम का एक नया यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर ये सारे जो विषय आप देख रहे हैं डिटेल में देख रहे हैं, सारे विषय डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये पूरे डिटेल में देखने को मिलेंगे आपको, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये सारे नोट्स के साथ में दूंगा। हाल ही में प्रज्ञान हिंदी पर करंट अफेयर का सेशन चल रहा है और टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो जाइए विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए। चलिए, ये तो हुआ अभी तक का प्रमोशन जो भी हम सेशन के लिए अंतर्गत करते हैं। अब आपके इस विषय की यात्रा होती है शुरू। दोस्तों मैं पहले आपको सिलेबस बताऊंगा पूरा, और कि आगे इस पूरी यात्रा में, सब्जेक्ट की पूरी यात्रा में कौन कौन से टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा सिलेबस के दौर में मैं पहले ही लिख करके ला चुका हूं आप लोगों के लिए। देखिए, फर्स्ट यूनिट क्या है आपकी? धर्म, राजनीति, शिक्षा और ज्ञान में जीवंत परंपराएं। ठीक है ना? और इस फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक आपको पढ़ना है, वो पूरे 10 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि आज मैं स्टार्ट या शुरुआत करने जा रहा हूं जीवंत परंपरा से, है ना, कि जीवंत परंपरा का अर्थ, परिभाषा और भारत की जीवंत परंपराओं के प्रकार। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम बात करेंगे धर्म, परंपरा और इसकी निरंतरता पर। इसी तरह से लेक्चर वाइज लेक्चर, आपके टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको फॉलो करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरे यूनिट 5 तक का, ये पूरा यूनिट 5 तक का सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा, पूरा अपने टॉपिक मैच कर लेना अपने सिलेबस से। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक का? चलिए, तो अब शुरू करते हैं और अब बढ़ते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट क्या? जब आप अपनी पुस्तक का पेज पलटते हैं तो पहले ही पुस्तक पे क्या होता है? पाठ्यक्रम। यही होता है ना, पाठ्यक्रम। उससे क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको पहले ही देखने को मिल जाते हैं कि इस पुस्तक में कौन से पेज नंबर पर क्या क्या दिया गया है। तो उसी का एक छोटा सा हिस्से की शुरुआत मैंने यहां से की है टेबल ऑफ कंटेंट के रूप में। यहां पर आपका मेन टॉपिक का नाम ऊपर लिखा होगा, भारत की जीवंत परंपरा, ये आपका मेन टॉपिक का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ोगे? तो पॉइंट नंबर 1 में आपको जीवंत परंपराओं का अर्थ पढ़ना है, ये जीवंत परंपराएं होती क्या है, और इसी के अंतर्गत हम भारत की जीवंत परंपराओं को भी समझ लेंगे। उसके बाद में आपको ये इसकी परिभाषा देखनी है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 में आपको भारत की जीवंत परंपराओं के प्रकार देखने हैं। तो ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक के माध्यम से आपका ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट होने जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब करें शुरुआत। चलिए शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जिसमें हम बात करेंगे भारत की जीवंत परंपराओं के अर्थ की। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट बढ़ेंगे दोस्तों। मैं आपको सेशन को शुरू करूं उससे पहले ही क्लियर कर दूं, इन सभी सेशनों में हम व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों ही रूपों में बात करेंगे प्रत्येक टॉपिक की। प्रत्येक टॉपिक को सैद्धांतिक रूप से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा और व्यवहारिक रूप से पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग व्यवहारिक रूप से उस टॉपिक की एक वास्तविक पहचान बना ले अपने अंदर, और उस पहचान मतलब उसकी वास्तविक नॉलेज जो है आपके अंदर हो जाए उस टॉपिक का। ठीक है? तो इसके लिए व्यवहारिक रूप से भी आपको वो समझना है और सैद्धांतिक रूप से भी समझना है। सैद्धांतिक रूप क्यों जरूरी है?
क्योंकि एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पर आपको सैद्धांतिक रूप से एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना होता है यदि अच्छे नंबर चाहते हैं तो। लेकिन वो प्रोफेशनल लैंग्वेज तभी आ पाएगी जब आप उस टॉपिक की व्यवहारिक समझ रखते हो। तो आइए जुड़ जाइए और सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस टॉपिक को पूरा घोल करके ना गुट्टी की तरह पिला दूंगा आप लोगों को। कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा टॉपिक बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। ये जीवंत परंपराएं क्या होती है, और एक बात और याद रखिएगा, इस जीवंत परंपराओं के अर्थ को मैं बहुत विस्तार से लूंगा, क्योंकि जीवंत परंपरा का अर्थ मैं आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। जब तक नहीं समझ आएगा छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट जो आधारित है ना इसी पॉइंट पर, इसी टॉपिक पर है। अगर जीवंत परंपरा, जो कि सब्जेक्ट का नाम ही जीवंत परंपरा है, अगर ये जीवंत परंपरा वाला कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट रह गया तो सोचिए ना आपका आने वाला जो भी टॉपिक है आपके, वो कैसे कंप्लीट हो पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि जीवंत परंपराओं में से पहले आप इसके दूसरे वाले शब्दों को पहले समझिए। यहां पर दो शब्द देखने को मिल रहे हैं आपको, एक जीवंत और एक है परंपरा। तो इसमें पहले आपको परंपरा को समझना चाहिए, और जब परंपरा समझ आ जाएगी तो जीवंत जो है अपने आप आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो पहले परंपराओं को समझने का प्रयास करते हैं। सुनिए ध्यान से, दरअसल परंपराओं की जब बात करें तो परंपराएं जो होती है, हमारे ट्रेडिशन जो होते हैं, वो साधारणतः या सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वो परंपरा जो कुछ ही समय पहले उत्पन्न हुई थी और समय के साथ वापस समाप्त हो गई, है ना। और कुछ परंपराएं ऐसी है जो प्राचीन काल से चली आ रही है लेकिन आज भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। ठीक है। अच्छा, दोनों को उदाहरण से समझते हैं। परंपराओं के दो प्रकार, जिनमें से एक परंपरा क्षणिक थी, जो कुछ समय पहले प्रारंभ हुई, उत्पन्न हुई और तुरंत समाप्त हो गई। जैसे एक उदाहरण ले कि कोरोना काल में मास्क लगाने की जो परंपरा थी, क्या वो प्राचीन समय से चली आ रही थी? नहीं। कोरोना काल में वह परंपरा उत्पन्न हुई, प्रत्येक भारतीय के मुंह पर मास्क की परंपरा जो है प्रचलित हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही कोरोना का डर समाप्त हुआ, वो परंपरा अपने आप समाप्त हो गई। तो एक तो ये परंपरा थी। इसके अलावा कुछ परंपराएं ऐसी भी है भारत में जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वैदिक काल से चली आ रही है, जो आज भी यथावत बनी हुई है। आज भी उनका उतना ही उपयोग है, उतनी ही प्रासंगिक है वो आज भी। तो जो ये प्राचीन परंपराएं हैं हमारी, जो प्राचीन समय से चली आ रही है, ये परंपराएं उसी रूप में नहीं है दोस्तों, उसी रूप में नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ उन परंपराओं ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया है, परिवर्तन करके और अपने नए रूप में हमारे सामने है, और इसीलिए वो हमारे लिए आज भी उपयोगी है। जैसे विवाह संस्कार विवाह संस्कार अभी या 1 या 2 साल या 10 साल पहले उत्पन्न हुई परंपरा नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा है, जिसने समय के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन करके और समय के साथ चल रही है, और हमारे लिए आज भी उपयोगी बनी हुई है। तो जिस प्राचीन परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, जिस परंपरा के बारे में बोल रहा हूं बार बार, कि समय के साथ साथ उसने अपने आप में परिवर्तन करके नए रूप में ढाल करके हमारे सामने आई है, और हम उसका उसी रूप में पालन कर रहे हैं, और आज भी वो हमारे लिए जो है उपयोगी बनी हुई है, प्रासंगिक बनी हुई है। उन्हीं परंपराओं को हम जीवंत परंपरा कहते हैं। जीवंत का मतलब हुआ जिंदा परंपराएं। क्या? जिंदा परंपराएं, समझिएगा। ठीक है। तो जीवंत परंपरा, मास्क लगाने की जो परंपरा थी, क्या वो जीवंत परंपरा थी? नहीं, वो सिर्फ परंपरा थी, जीवंत परंपरा नहीं हो सकती। दोस्त, जीवन परंपरा वही होगी जो प्राचीन समय से चली आ रही है, समय के साथ साथ अपने आप में बदलाव करके हमारे साथ बनी हुई है। उन्हीं को हम जीवंत परंपराएं कहते हैं। समझ आया? और इसीलिए कहा जाता है कि जो ये जीवंत परंपराएं होती है, ये पुराने और नए तत्वों का मिश्रण होती है। क्या होती है? नए और पुराने तत्वों का मिश्रण होती है। अब ये बात तो आपको समझ आ चुकी है कि जीवंत परंपराएं एक्चुअल में होती क्या है। तो अब आपके अंदर ये भी सवाल उठना चाहिए कि सर ठीक है, लेकिन हम बात तो भारत की कर रहे हैं, तो क्या भारत में ऐसी परंपराएं हैं
और ऐसी परंपरा है तो वो कौन सी है, जरा कुछ उदाहरण तो दीजिए ताकि हमें डिटेल में समझ आए। तो एग्जाम्पल भी लेंगे और डिटेल में भी समझेंगे। जरा सुनिए दोस्तों, भारत की जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको आप बिल्कुल बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के जीवंत परंपराएं कह सकते हैं। जी हाँ, उन्हें जीवंत परंपराएं कह सकते हैं। भारत की जितनी भी सामाजिक परंपराएं हैं वो सबकी सब जीवंत परंपराएं हैं। जैसे सांस्कृतिक प्रथाएं, सांस्कृतिक प्रथाएं, जितनी भी आज हम जितनी भी प्रथाओं का पालन करते हैं, जो भी विश्वास करते हैं, कला रूप है, ज्ञान प्रणालियां हैं, ये सब की सब हमारी प्राचीन परंपराएं ही हैं, जो पुरानी कई पीढ़ियों से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है और अपनी उपयोगिता को इन्होंने बनाए रखा है। ये परंपराएं समय के साथ साथ विकसित हो हुई है और अपने आप को विकसित करने के साथ साथ में हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी इसने संभाल कर रखा है। आज पूरी दुनिया में भारतीयों की पहचान अलग ही है। भारतीयों की पहचान उसकी संस्कृति के आधार पर की जाती है। अच्छा, जिन परंपराओं की हम चर्चा कर रहे हैं, जो परंपराएं हमें पिछली पीढ़ियों से प्राप्त होती है, क्या ये परंपराएं अपने आप आगे बढ़ती है या फिर इसको आगे विस्तारित करने के लिए, आगे स्थानांतरित करने के लिए कोई सिद्धांत काम करते हैं? तो दोस्तों, इन परंपराओं को आगे स्थानांतरित करने के लिए भारतीय समाज में 3 सिद्धांत काम करते हैं, जिनमें से प्रथम है श्रुति, दूसरा स्मृति और एक अनुभव। श्रुति, जिसमें सुनकर के व्यक्ति परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करके और आगे स्थानांतरित कर देता है। स्मृति के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी परंपराओं को अपनी स्मृति के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर अपने को उनको याद रख करके आगे अपनी परंपराओं में, आगे अपनी पीढ़ियों को स्थानांतरित करते हैं। अनुभव के आधार पर, जो अनुभव से, इस जीवन के अनुभव से जो उसने प्राप्त किया है, इस जीवन के अनुभव से जो उसने भारतीय परंपराओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, उन परंपराओं को आगे स्थानांतरित कर देना। तो ये 3 सिद्धांत काम करते हैं जीवंत परंपराओं को आगे आने वाली पीढ़ियों तक स्थानांतरित करने के। चलिए बताइए, जीवंत परंपराओं से कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कहीं कोई डाउट है? अभी भी डाउट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नया है सब सिलेबस में। इससे पहले संभवतः जिन दोस्तों ने भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ रखा है ना, संभवतः ये पहली बार ही पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में भी इतना डिटेल में नहीं बताया गया है जीवंत परंपराओं के बारे में, है ना। एक आध कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा, डिटेल नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपने भारतीय संस्कृति को पढ़ा होगा तो वहां जरूर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए कॉन्सेप्ट पूरी तरह से नया है। इसलिए मैं इतने में नहीं छोड़ने वाला हूं, आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आइए तो जरा कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं, उदाहरण से समझेंगे, उसके बाद में फिर उसको आगे बढ़ेंगे। जब तक समझ नहीं आएगा छोड़ने वाले नहीं है। चलिए कुछ उदाहरण जरा इसके देखते हैं। उदाहरण में दरअसल दोस्तों, आपने ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपके जीवंत परंपराएं दरअसल होती क्या है। ये जीवंत परंपराएं तो क्लियर हो गई, लेकिन भारत में कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो चली आ रही है। जैसे अब सुनिए जरा, जैसे भारत में अनुष्ठान और समारोह होते हैं, ये क्या है? क्या ये हमारी परंपराएं नहीं है? क्या जो विवाह संस्कार है, जो 16 संस्कार में से एक संस्कार माना गया है विवाह संस्कार को, क्या ये हमारी परंपरा नहीं है? बताइए आप लोग। जो अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं, मौसमी उत्सव मनाए जाते हैं, क्या बताइए ये हमारे परंपरा नहीं है? क्या धार्मिक त्योहार आजकल शुरू हुए? क्या मौसमी उत्सव हमने अभी भी मनाना प्रारंभ किया है? भारत में कई वर्ग और कई धर्मों के, कई जाति के लोग निवास करते हैं। कहा जाता है कि भारत में हर हफ्ते में कोई ना कोई त्योहार जरूर होता है, कोई ना कोई उत्सव मनाया जाता है। ये सब के सब हमारे प्राचीन परंपराएं ही है। इसके अलावा दर्शन कलाओं को ले लीजिए आप। दर्शन कलाएं जैसे नृत्य रूप, संगीत की शैलियां, रंगमंच, कहानी सुनाने की परंपराएं, है ना, जैसे कथक, भरतनाट्यम, कथकली, लोक संगीत, ये सब हमारी प्राचीन परंपराएं ही है। उदाहरण रूप में आप हस्तशिल्प या शिल्पकला को भी ले सकते हैं। जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कि मधुबनी चित्रकला, है ना, वारली पेंटिंग या पिथोरा पेंटिंग, पटचित्र, ये कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। ये भारत की परंपरा, भारत में ही देखने को मिलेगी। इसलिए तो प्राचीन परंपराओं के एक श्रेणी में ये सम्मिलित है। पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां क्या है? ये पारंपरिक ज्ञान प्रणाली भी हमारी प्राचीन परंपरा रही है।
चिकित्सा को आप ले लीजिए, आज मेडिकल साइंस का युग है, लेकिन क्या उसके बाद भी हम आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को नहीं तलाशते? क्या आज भी कहीं ना कहीं हमारा विश्वास आयुर्वेद पे नहीं है? आज जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं, अगर कोई डॉक्टर बोल दे कि ये आयुर्वेद की दवा है, तो एक डाउट तो हमारे अंदर से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है कि यार आयुर्वेद है मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेद है मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये काम करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन जड़ से बीमारी को समाप्त करेगा, इतना विश्वास भी हमारे अंदर होता है। लेकिन ये आयुर्वेद है कब का, क्या आजकल का है? अरे दोस्त, हजारों साल पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति है ये। योग को देख लीजिए, योग क्या है? आजकल की देन है? नहीं, हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति है, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ज्ञान होता चला आया है। जैविक खेती की प्रथा, आज पूरी दुनिया जैविक खेती, पर्यावरण से परेशान होकर के जैविक खेती की बात कर रही है। पर्यावरण से संबंध हमें किस प्रकार के रखने चाहिए, ये हमें हमारे पूर्वज पहले ही समझा जा चुके थे। जब दुनिया पर्यावरण के बारे में जानती तक नहीं थी, उस समय हमारे पूर्वज हमें पर्यावरण के से संबंध रखने का ज्ञान हमें दे जा चुके थे। और इसीलिए आयुर्वेद, योग और जैविक खेती जैसी बातें जो है प्राचीन संस्कृति में ही की जा चुकी थी। तो ये हमारी परंपरा ही है दोस्त। वर्तमान में भी आयुर्वेद को ले लीजिए, योग को लीजिए, जैविक खेती को लीजिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का मामला ले लीजिए, ये सबके सब वर्तमान में प्रचलित है, प्रासंगिक है और संभवतः पहले से भी ज्यादा उपयोगी है आज, क्योंकि आज मानव जाति नर के द्वार पर खड़ी हुई है। आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रथाएं, आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रथाएं क्या है ये? तो ये भी हमारी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है, जो हमें प्राचीन संस्कृति से प्राप्त हुई है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की देन है, जैसे ध्यान, योग, विभिन्न दार्शनिक शिक्षाएं, जो आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और संभवतः अगर वर्तमान में भी इनको अपनाया जाए तो उसी प्रकार से ये आज भी प्रासंगिक होगी जितनी प्राचीन समय में हुआ करती। क्लियर हुआ? या जीवंत परंपराओं वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ उदाहरण भी हमने यहाँ पर देखे। अच्छा, अब भी क्लियर नहीं हुआ तो आइए थोड़ा सा और उदाहरण जरा देखते हैं इसका। अब थोड़ा एक नए स्टाइल में उदाहरण देखेंगे इसका, जैसे कुछ स्टोरी वाइज जरा देखते हैं। अब एकदम बच्चों वाले उदाहरण देखते हैं, एकदम समझ आएगा। वो बच्चों वाले उदाहरण में सबसे पहले उदाहरण बच्चों का ही लेते हैं, है ना, बच्चों का ही लेते हैं। बच्चों के खेल, बच्चों के खेल क्या है? क्या बच्चों ने आजकल से खेलना प्रारंभ किया है, या प्राचीन समय से बच्चों में ये परंपरा बनी रही है? क्या बच्चे आज नहीं खेलते? संभवतः रूप बदला है, लेकिन खेल वही है। रूप बदल चुका है लेकिन परंपरा वही है। कौन सी? जो प्राचीन समय चली आई है। स्त्री पुरुषों के पहनावा को देख लीजिए, तरीका बदल चुका है के साथ, लेकिन परंपरा वही है। जाति धर्म जैसी संस्थाओं को देख लीजिए, ये प्राचीन समय से बनी हुई है, इनने भी अपने रास्ते बदल लिए लेकिन मंजिल उनकी आज भी वही है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि आज से 50-60 साल पहले जब बच्चों को खेलने की जरूरत होती थी तो वो घर से बाहर नहीं जाते थे, बल्कि घर के अंदर ही खेल लिया करते थे। क्यों? क्योंकि 50-60 वर्ष पहले एक परिवार का आकार बड़ा हुआ करता था, परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए परिवार में बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती थी। इसलिए बच्चों को खेलने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो परिवार के बच्चों के साथ ही खेल लिया करते थे। तो इस दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि परिवार उस समय परिवार ही मनोरंजन का साधन हुआ करता था। लेकिन जब 25-30 साल और आगे बढ़ गए तो परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने लगी, बच्चे कम होने लगे, तो अब परिवार के बच्चों को परिवार के अंदर बच्चे खेलने के लिए हम साथी नहीं मिले, तो अब वो गली मोहल्ले में खेलने के लिए निकल पड़े। हालांकि कुछ नए नियम बन गए, जैसे कि पड़ोसी बच्चे लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे, लड़के लड़कियों के साथ खेलेंगे, ऐसी और भी कई प्रथाएं बन गई, कई नियम बन गए, लेकिन वो नियम भी उन परंपरा को रोक नहीं पाए, सीमित भी नहीं कर पाए। ये परंपरा और आगे बढ़ी। अब इसको लेकर के आइए वर्तमान में। तो वर्तमान में आज आप लेकर आए हो, आज जो है बच्चे 25-30 साल पहले की बात करते हो तो गली मोहल्ले में खेलने जाते थे, लेकिन उन गली मोहल्लों का स्थान आज वर्तमान में हमारे टीवी ने, कंप्यूटर गेम्स ने या मोबाइल ने इनने ले लिया है। आज बच्चों को फिर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे घर में ही
टीवी, कंप्यूटर आदि आदि में अपना मनोरंजन कर लेते हैं, खेल खेल लेते हैं। मतलब आज के बच्चों को हम उम्र साथियों की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे बात हो 60 साल पहले की या वर्तमान में, बच्चे तो 60 साल पहले भी खेल रहे थे और आज भी खेल रहे हैं। तो परंपरा तो यथावत बनी हुई है, बस उसका रूप बदल गया है, रूप बदल गया है, परंपरा वही है। एक और परंपरा का उदाहरण लीजिए, जाति व्यवस्था। अगर आप जाति व्यवस्था का उदाहरण ले तो दोस्तों ये बताइए कि आज से अगर 60 साल पहले की बात करें तो क्या अंतर जातीय विवाह संभव था? किसी भी रूप में मान्य नहीं था। अंतर जातीय विवाह किसी भी रूप में मान्य नहीं था। लेकिन क्या वर्तमान में भी नहीं हो सकता? हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आज से 60 साल पहले समाज की व्यवस्था की बात करें, उस समाज में जो 4 वर्ग हुआ करते थे, आपको याद होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या वहां पर शूद्र वर्ग को व्यवसाय करने का अधिकार था? क्या वहां पर जो वैश्य वर्ग था, क्या वैश्य वर्ग को राजा बनने का अधिकार था? या क्षत्रिय को मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार था? आप कहेंगे नहीं। लेकिन क्या आज आज आप किसी व्यापारी परिवार के बच्चे को कह सकते हो कि आपको मंदिर में जाकर पूजा ही करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो, या आपको व्यापार ही करना है और दूसरा काम नहीं कर सकते हो? आज व्यक्ति स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकता है। मतलब समाज अपनी व्यवसाय की जो प्रथा थी वो भी तोड़ चुकी है। मतलब नए समाज के रूप में या समाज हमारे सामने है आज, लेकिन समाज तो दोस्त वही है जो 60 साल पहले थी, और आज भी समाज वही है, बस उसने अपना रूप बदल लिया है, उसने अपना ढंग बदल लिया है, बाकी सब कुछ वो का वही है। मतलब समाज भी हमारी एक परंपरा ही थी जो यथावत आज भी बनी हुई है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि जीवंत परंपरा दरअसल होती क्या है। बढ़े आगे, अब और ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता तो नहीं है ना। चलिए अब जरा बात करते हैं एक परिभाषा की, जरा परिभाषा पर भी बात कर ले, क्योंकि एग्जाम में हमें परिभाषा लिखनी ही होती है अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो। एक कोई अच्छे से विद्वान, प्रचलित विद्वान का नाम भी लिखना होता है। दोस्तों यहां हम बात करेंगे मुखर्जी महोदय की। मुखर्जी महोदय ने एक बहुत ही प्यारी परिभाषा दी है, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है जीवंत परिभाषाओं पर। मुखर्जी महोदय ने कहा है कि अगर कोई भारतीय समाज शास्त्री पर हम बात करें तो भारतीय समाज शास्त्री के लिए जीवंत परंपराओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, इस परिभाषा में अपनी पूरी ताकत समाज शास्त्री के जीवंत परंपराओं के ज्ञान पर लगा दी है। उसने कहा कि अगर समाज शास्त्री बनना चाहते हो ना, तो पहले आपको जीवंत परंपराओं का ज्ञान होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप समाज शास्त्री बन सकते हो, समाज को समझ सकते हो। अन्यथा समाज को आप बाहरी रूप से समझ लोगे, आंतरिक रूप से नहीं समझ पाओगे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने परिभाषा के रूप में? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय समाज शास्त्री बनना चाहता है तो उसे केवल समाज शास्त्री होना ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब समाज शास्त्री मतलब समाज का अध्ययन करने वाला ही होना जरूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो जरूरी है कि वो भारतीय हो। क्योंकि जब वो भारतीय होगा तभी तो वो भारत की लोक रीतियों से जुड़कर अध्ययन करेगा, रूढ़ियों से जुड़ेगा, प्रथा या परंपराओं को समझ पाएगा। क्योंकि जब तक वो भारतीय नहीं होगा तो भारत की लोक रीति, रूढ़ी, प्रथा या परंपराओं को पराई नजर से देखेगा। अपनी नजर से देखना बहुत जरूरी है, तभी वो समाज की व्यवस्था को अंदर जाकर समझ सकता है, उसकी वास्तविकता को समझ सकता है। इसी के लिए मुखर्जी का मानना था कि समाज शास्त्रियों में भाषा सीखने की क्षमता होनी चाहिए, उस भाषा की निम्नता और उच्चता की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए, उस भाषा की सांस्कृतिक पहचान करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब ये सारे गुण जब तक उस समाजशास्त्री में नहीं होंगे तब तक वो वास्तविक समाजशास्त्री नहीं बन सकते। और परिभाषा इससे बेहतर परिभाषा जीवंत परिभाषाओं के दौर में कहीं देखने को नहीं मिलती है। बहुत शानदार परिभाषा, आसान शब्दों में भी। क्लियर है? इसको आप लोग एग्जाम में इस्तेमाल अगर इसका करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सकते। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हमारे अंतिम पॉइंट की, भारत की जीवंत परंपराओं के प्रकार की, कि कितने प्रकार की जीवंत परंपराएं हैं। वो मुझे नहीं लगता है कि जितनी 10 प्रकार की परंपरा मैं बताने वाला हूं उन पे आप कुछ समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। पॉइंट को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे नमस्ते की परंपरा,
बताइए नमस्ते की परंपरा को कौन उस परंपरा का निर्वहन नहीं करता है? भारत में हर कोई तो निर्वहन करता है इस परंपरा का। वो सिर्फ भारत में ही नहीं, अब तो ये जो नमस्ते, हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाली जो परंपरा है, ये भारतीय भौगोलिक क्षेत्र से बाहर जा चुकी है, अंतरराष्ट्रीय विषय बन चुकी है, अब तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है ये। आप यूएनओ में जाइए तो वहां पर भी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय लीडर जो है हाथ जोड़ करके नमस्ते करने की परंपरा का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा अन्य परंपराओं में अगर देखना चाहे तो त्योहार और धर्म को देख लीजिए। त्योहार और धर्म, भारत में चूंकि कई धर्म और कई वर्गों के लोग निवास करते हैं, इसलिए कई प्रकार के धर्म और त्योहार मनाए जाते हैं, कई प्रकार के धर्मों का निर्वहन किया जाता है। त्योहार की बात करें तो कुछ मुख्य त्योहार जैसे कि ईद को ले लीजिए, क्रिसमस, बैसाखी, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, महावीर जयंती, ये सब बड़े बड़े त्योहार है। ऐसे कई और त्योहार है, अगर मैं सारे त्योहार लिखूंगा तो शायद ये स्लाइड कम पड़ जाए। ये क्या है? परंपराएं हैं, प्राचीन समय से चली आ रही है। दिवाली, होली, मकर संक्रांति हमने आज से मनाना चालू नहीं किया है, बल्कि प्राचीन समय से मनाते आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें संयुक्त परिवार की, तो दोस्तों संयुक्त परिवार भी आप सभी भलीभांति जानते हैं कि ये हमारी प्राचीन संस्कृति की ही देन है। हालांकि ये परंपरा आज भी विद्यमान है परिवार की, और ये परिवार वाला इमोशनली जो परंपरा हमारे अंदर बनी हुई है ना, पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जो इमोशन भारतीय परिवार में देखने को मिलते हैं, भारतीय परिवार का सदस्य दूसरे सदस्य के लिए अपने प्राण तक बिना सोचे समझे निछावर करने की क्षमता रखता है ना, भावना रखता है। ऐसी भावना दुनिया के अन्य देश में, अन्य संस्कृति में देखने को नहीं मिलती है। यही परिवार की परंपरा है जो आज तक चली आ रही है। हालांकि संयुक्त परिवार की परंपरा जो है अब खंडित होते होते अब ये एकल परिवार में परिवर्तित हो रही, लेकिन परिवार की भावना आज भी विद्यमान है। संयुक्त परिवार में माता पिता, पत्नी, बच्चे और कुछ रिश्तेदार भी इसमें शामिल हुआ करते थे, एक साथ रहते थे। भारतीयों में एक साथ रहने की उनकी आदत थी, उसी कारण से इस संयुक्त परिवार ने जन्म लिया था। इसके अलावा अन्य परंपराओं में दोस्तों आप धार्मिक रीति रिवाज को देख सकते हैं। जैसे कि गाय को हम एक पवित्र पशु मानते हैं, सिर्फ पवित्र पशु ही नहीं बल्कि मातृ स्वरूप के रूप में उसकी पूजा करते हैं। धरती माता की उदारता का प्रतीक हम गाय को मानते हैं। इसके अलावा हाथ से खाना खाना, ये हाथ से खाने खाने की प्रथा या जो परंपरा है, ये सिर्फ भारत में देखने को मिल सकती है, दुनिया में और कहीं नहीं मिले। कहीं दुनिया में आप लकड़ियों से खाना खा रहे हो तो कोई चम्मच से खाना खा रहे हो, स्पून से ना, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आज भी हाथों से खाना खाने की परंपरा है। हाथों से खाना खाने की जो है कई फायदे थे, इसलिए हमारे पूर्वज हमें ऐसे ही नहीं सिखा के गए। उंगलियां गर्मी रिसेप्टर होती है, गर्मी रिसेप्टर होती है, मतलब कि जब आप हाथों से खाना खाते हो ना, तो आपकी उंगलियां आपको इंडिकेट कर देती है कि आपका खाना कितना गर्म है, कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, आपका मुंह जला दे, आप सतर्क हो जाते हैं। और दूसरा फायदा ये कि जब हाथों से खाना आप खाते हो तो हाथों से धीरे धीरे खाना खाते हो, जिससे आपकी पाचन क्रिया जो है ना बहुत अच्छे से होती है। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय विवाह 16 संस्कार, उनमें से एक संस्कार विवाह, एक व्यवस्थित विवाह की जो प्रणाली है ना भारत में ही मौजूद है। भारत की संस्कृति की देन है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। इसके अलावा रीति रिवाज को देख लीजिए, अतिथि देवो भव को देख लीजिए। अतिथि देवो भव, अतिथि जो हमारा अतिथि मेहमान होता है वो भगवान के समान होता है। ये कहां से मिला है हमको? तो हिंदू धर्म ग्रंथों से, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से हमने ये प्राप्त किया है। आज ये आचार संहिता का विषय बन चुका है। इसके अलावा भारत की पोशाकें, चाहे आप पोशाक में साड़ी को लीजिए, कुर्ते पजामे को लीजिए, शेरवानी को ले लीजिए, ये सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रही है। ये परंपरा अब पूरे देश में बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी फैलने लगी है, और ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय नृत्य को देख लीजिए आप। भारतीय नृत्य अनेकता में एकता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? हर एक क्षेत्र का अलग अलग नृत्य है, रूप अलग अलग है, नृत्य एक ही है, रूप अलग अलग है। और हर एक रूप, नृत्य का हर एक रूप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जहां से वो उत्पन्न हुआ है, परंपरा है बनी हमारी। इसके अलावा धर्म ग्रंथ महाकाव्यों को देख लीजिए आप। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत, वेद व्यास के द्वारा लिखित जो महाभारत है, संस्कृत में लिखी गई सबसे लंबी कविता कही जा सकती है। और इन महाकाव्यों में त्याग, निष्ठा, भक्ति और सत्य के मानवीय मूल्यों को दिखाया गया है, समझाया गया है। तो ये दोनों जो महाकाव्य है, इन दोनों महाकाव्यों की जो कहानियां हैं, वो नैतिक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक। तो इस प्रकार से कह सकते हैं, सिर्फ ऐसे देखिए, परंपराएं तो अनंत है, बहुत सारी है, भारतीय परंपराएं बहुत सारी है। हमने सिर्फ 10 परंपराओं पर ही चर्चा की ताकि एग्जाम के लिए आपको बेहतर कंटेंट मिल पाए।
इसमें कोई डिफिकल्टी तो थी नहीं मेरे ख्याल से, मैं प्रारंभ में बता चुका था। बहुत आसान है, इजी वे में है ना, और बहुत इजी वे में मैंने इसको लेने का प्रयास किया है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में, और अगला सेशन होगा लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे धर्म परंपरा और इसकी निरंतरता। जी हाँ, इसकी धर्म परंपरा और निरंतरता आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है, जिस पर हम अगले सेशन लेकर आएंगे। हाँ, सेशन कल भी 11 बजे ही, मॉर्निंग में 11 बजे ही मिलेगा। ये क्लास अब मॉर्निंग में 11 बजे ही होगी। कभी कभार आधे घंटा लेट हो सकती है, लेकिन टाइमिंग इसका यही रहेगा। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लेना, लिंक दे दी गई है। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रॉपर तरीके से जुड़ करके हमारे साथ अध्ययन करना चाहता है, बिना कोई फीस दिए है, मैं शुल्क फीस नहीं मांगने वाला हूँ, निश्चिंत रहे आप लोग, तो आपको करना क्या होगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये लिंक दे दी गई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ा करें आप लोग, तो वीडियो से संबंधित जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है ना। उसके बाद ही वीडियो को देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग मजबूत बनेगी आपकी। ओके फ्रेंड्स, सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो अन्य साथियों के पास भी जो है इसको पहुंचा दे, शेयर कर दे, और सेशन को लाइक वगैरह कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाए हमारे साथ में और इस यात्रा का हिस्सा बने। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।